हाय दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और हम लेखपाल की सीरीज़ में एक नया कदम बढ़ा रहे हैं। आज आपकी पॉलिटी की पहली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो देख, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कि जैसे पॉलिटी हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी सारे चैप्टर कवर करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सीलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, डीपीएसपी, पार्लियामेंट। हम होलसम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे। तो इस सिलेबस की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलिटी के डेवलपमेंट कैसे हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिससे स्टेट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करती है और गवर्न करती है। मतलब सिंपल ऐसा है कि स्टेट को रूल्स कुछ फॉलो करने जिससे वो पूरे सिस्टम को गवर्न कर सकते हैं। अब स्टेट यहाँ पे सिंपल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि कोई यूपी बिहार की बात चल रही है। स्टेट का मतलब होल कंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकल बॉडीज, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म स्टेट। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको आसानी से पता होगा कि ये क्या है। ओके, सेकंड टर्म में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है। ना इससे ऊपर कुछ है, अबव द लॉ कुछ है, ना इससे नीचे कुछ है। ये स्ट्रक्चर है और इसी से सारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, कन्विक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन सब इसी से चलते हैं। ठीक है। ये फंडामेंटल वैल्यू है। मतलब जैसे आप पढ़ोगे तो फंडामेंटल राइट्स और फंडा डीपीएसपी ये एक तरह से सिटीजन्स को वैल्यू करते हैं कि उनको डिक्टेटरशिप और अथॉरिटीशिप से रोकते हैं। सेम ये गवर्नमेंट को भी बाउंड करते हैं और पावर भी देते हैं। ये सारा कुछ यही करता है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इस सेंस में बोल सकते हैं इसे कि इसको ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो अब इसे चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बात यह है कि लाइक वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड स्पेस, जिससे सिस्टम को हेल्प मिलती है अपने आप को सुधारने में। अमेंडमेंट्स के थ्रू हम इसे चेंज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के, जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टाइम टू टाइम देता है। कन्वेंशंस मतलब परंपराओं के थ्रू, और स्टेट्स मतलब लॉ कानून के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंपल था ये। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या पड़ रही है इसकी इतनी। सबसे पहले भाई ये एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना के देता है ताकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनको ये पता हो कि ये मेरी पावर में आता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे पावर में, लेजिस्लेचर को पता हो, एग्जीक्यूटिव को पता हो, ठीक है, जुडिशरी को पता हो। सेम गोज विद पार्लियामेंट के जो होते हैं, जैसे सेंटर स्टेट हो गए, सेंटर को पता है कि मेरे पास क्या पावर है, हम सेंट्रल लेवल पे क्या कर सकते हैं। और सेम गोज विद स्टेट लेवल पे, स्टेट के पास क्या पावर है, स्टेट्स क्या क्या कर सकती हैं। और जैसे जैसे जुडिशरी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन या सेशन कोर्ट्स भी बोलते हैं जिन्हें। वैसे ही गवर्नमेंट भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और अलग एंटिटीज जो इंडिपेंडेंट और स्टेचुरी लेवल पर काम करते हैं। इन सबको पता करना कि किस तरह का, किसकी पावर है, किसका फ्रेमवर्क है, ये सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बना के देता है ये। कन्फ्लिक्ट्स को रोकता है, एस्पिरेशंस, आइडिया और नेशनल स्ट्रगल्स को एम्बाइब करता है, मतलब बढ़ावा देता है। ये मॉरल ड्यूटी बताता है और इंडियन आइडेंटिटी बताता है। इंडियन आइडेंटिटी मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, ये इंडियन है, इसके पास ये फ्रीडम्स है, ये इसकी ड्यूटीज है, ये सब आइडेंटिफाई या रिफ्लेक्ट करता है, क्रिएट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसको लाने के पीछे की मुद्दा क्या है, जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कि ला तो दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सेम कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एस्पिरेशन, सोसाइटी की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए आता है। सोसाइटी लोगों से मिलकर बनी है, लोग डिफरेंट एस्पिरेशंस रखते हैं। किसी को फ्री एजुकेशन चाहिए, किसी को फूड चाहिए, किसी को टैक्स कम करना है, किसी को फंडामेंटल राइट्स चाहिए घूमने का, है ना। हर सोसाइटी की, जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी अलग अलग एक्सपिरेशंस है। उसको एम्बाइब करता है, इनेब करता है कि भाई तुम ये सब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस आता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग का। सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग की पावर किसको क्या मिलनी चाहिए, ये सब बताता है ये सेट ऑफ बेसिक रूल है। बेसिक रूल सेट करके देता है नॉमिनल कोऑर्डिनेशंस के साथ कि भाई ये रूल्स तो तुम्हें देनी है, बाकी आगे क्या, लिमिट भी करता है। जैसे अभी मैंने बताया, गवर्नमेंट को ये पावर भी देता है, साथ में गवर्नमेंट को लिमिट भी देता है, पावर देता है साथ में लिमिट भी करता है कि ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये लोगों को पावर है, लोग फ्रीडम के नाम पे ये कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। अब कोई बोले मुझे मर्डर करना है तो ये उसकी पावर में नहीं है। हाँ, वो बोलेगा कि मुझे स्पीच देनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है तो हम कर सकते हैं।
सेम अब यही सुप्रीम कोर्ट ने 1997 बताया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देता है सोसाइटी को, रिपब्लिक ऑफ भारत है उस पर। अब इसको समझ लेते हैं, ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्स के लिए भी ये सारे, अब यहाँ से जितने भी एक्ट्स आएंगे ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम्स और ये यूपीएससी यूपीपीसीएस लेवल में सब में इंपॉर्टेंट आता है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। पहला देखो समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स से पहले मोनार्की थी, है ना, मोनार्की मतलब राजशाही, मोनार्की थी उससे पहले, मोनार्की थी जैसे मुगल रूल था, राजाशाही थी, राजा चलते थे। ब्रिटिशर्स आए ट्रेडर्स के रूप में, आए कैसे थे, ट्रेडर्स के रूप में। उन्होंने धीरे धीरे ऑटोनॉमी ली और गवर्नमेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे। फिर जब वो छोड़ के गए तो ये ऑटोनॉमी किसको दी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये जब ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ट्रांजिशन है, इसको जितना मिला, ये एक्ट्स और रेगुलेशंस के रूप में मिला, धीरे धीरे चल के ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे के गए हैं। मतलब ऐसे समझो जब ये ब्रिटिशर्स आए तो एज अ कंपनी आए, फिर इन्होंने गवर्न करना शुरू करा, तो धीरे धीरे इन्होंने हमें कुछ फ्रीडम्स देने लगे, कुछ पावर के साथ कंसेशन मिलने लगे। वही धीरे 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 करते करते हमें लास्ट में एक्ट मिलता है 1947 का, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का, ये एक्ट मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे एक्ट हैं, चार्टर्ड हैं, एक्ट्स हैं, ये सब हमें पढ़ने ताकि हमें इजीली समझ में आए कि किस तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। इस तरह इसको बोल सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन इससे मिला है हमें, एवोल्यूशन हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ से देखने को मिलता है। अच्छा अब ये चार्टर एक्ट आए किसके लिए थे, ये भारतीयों के लिए नहीं आए थे बेसिकली, ये आए थे ब्रिटिश कंपनी के लिए जो ट्रेड कर रही थी। दिया किसने था, ये दिया था ब्रिटेन की जो रानी है, या कह सकते हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो दिया था, ये इनको एम्पावर करता है। और ये कहाँ कर रहे हैं, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मेजरली 3 जगहों पर बड़ा एरिया कैप्चर करा। बंगाल वाला एरिया जिसे हम बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बॉम्बे वाला एरिया, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ये मद्रास वाला एरिया, ये मद्रास प्रेसिडेंसी था। ये इनको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, उस समय बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया। और जो बचा हुआ पोर्शन था मिडिल वाला नॉर्थ का, ये सब वो था प्रिंसली स्टेट, मेजरली राजा महाराजाओं के अंडर में था प्रिंसली स्टेट। तो अब इन एरियाओं पे गवर्न करने के लिए, इन एरियाओं को गवर्न करने के लिए इस कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी थी, वो ही है। पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये वाला गवर्नर है, जो ये वाला गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखना, यही क्वेश्चन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करने के लिए मिला था 1774 में, सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करने के लिए मिला। उसके बाद जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये वाली बॉम्बे और ये वाली मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये सबॉर्डिनेट कर दी कि आप ये सुपीरियर, आप इससे, ये दोनों इससे पूछ के काम करेंगे। एक और ये लाने का रीजन ये भी था कि ब्रिटिशर्स ट्रेड तो कर रहे थे, कंपनी ट्रेड कर रही थी, पर टैक्स नहीं बचा पा रही थी, दे नहीं पा रही थी, प्रॉफिट में नहीं आ रही थी। क्यों, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा रिश्वत और प्राइस लेते थे, पैसे ले लेते थे, और पर्सनल ट्रेड करते थे, पर्सनल ट्रेड में इंडल्ज हो गए थे ये लोग, ठीक है। इस वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, तो ब्रिटिश ने प्रोहिबिट कर दिया कि आप, सर्वेंट्स को बोला कि आप ना पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट नहीं ले सकते, है ना, अब कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते नेटिव से, नेटिव मतलब इंडियंस, राजा महाराजा और जो साहूकार थे उनसे। कंट्रोल जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो कंपनी पे स्ट्रेंथन होने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट है या इंडिया का तभी कोई सीन ही नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में आएगा। कंपनी पे और स्ट्रेंथन होने लगा। और जो ब्रिटेन में इन्होंने बोला कि कंपनी को और देख वो करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए या फिर उसको ओवरसाइट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। कंपनी को और अच्छे से हम देख, जैसे आज के हम सी बोल सकते हैं कि बोर्ड मेंबर्स थे, उस तरह से कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ये अब क्या, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स में रिपोर्ट करेंगे, कंपनी क्या कर रही है हमें पूरी डिटेल चाहिए, इस तरह से ये बोल रहे हैं। ठीक, ये पहला एक्ट समझ में आया। अब इसमें कुछ कमियां थी जिसको रिवाइव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है, सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश प्रोसेशन बोला गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि भाई कंपनी ने इतने साल राज करा तो सबसे पहले कब बोला कि ब्रिटिश प्रोसेशन है, वो बोला गया इसके द्वारा, पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा।
अब जो कंपनी है दो तरह से काम कर रही है, एक तो कमर्शियल, ट्रेड तो कर ही रही है, कमर्शियल भी कर रही है और पॉलिटिकल काम भी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, गवर्न भी कर रही है एक तरह से। ठीक है, दो फंक्शन हो गए कंपनी के अब। इसे डबल सिस्टम गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट भी बोला गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर देख रहे थे, मतलब कंपनी किसके साथ ट्रेड करेगी, कौन से प्रोडक्ट्स का ट्रेड करेगी, ये सब। और न्यू बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल अफेयर देखेगी, किस राजा से कौन सी डील करनी है, किस राजा के साथ कौन सी संधि करनी है, ये सब ये देखेगी। सॉरी। अब आता है चार्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, ये ट्रेड की मोनोपोली खत्म कर देता कंट्री। देखो अब 1773 आया चार्टर एक्ट, फिर पिट्स इंडिया आया 1774, अब देखो इसके बाद काफी टाइम बाद आ रहा है ये, है ना। क्योंकि 20-20 साल का एक तरह से देखो, यहाँ से 1813 के बाद 33 आएगा, 20 साल के लिए बार बार, मतलब उसका जो चार्टर एक्ट था 20 साल के लिए था, 20 साल ऐसे काम करेंगे फिर दूसरे चार्टर एक्ट आएगा, इस तरह से चल रहा था। तो ट्रेड मोनोपोली ट्रेड खत्म कर दी कि अब आप ट्रेड मत करो। क्यों नहीं ट्रेड करने की मोनोपोली कोई पूछे, तो इसका सिंपल रीजन था कि जैसे सिस्टम इवॉल्व हो रहा था और भी कंपनीज ब्रिटेन में बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। अब ब्रिटेन और इंडिया बहुत प्रॉफिट देता था, तो वो बाकी कंपनीज ब्रिटेन गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करती है कि भाई देखो, अभी तक तो सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया से ट्रेड कर गया, हमको भी मौका चाहिए कि हम भी ट्रेड कर सके। तो भाई जो ट्रेड कंपनी की मोनोपोली चलती थी और कोई ट्रेड नहीं कर सकता था, बट अब वो मोनोपोली खत्म कर दी। पर अभी मोनोपोली सिर्फ टी और ट्रेड रह गई है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और टी का ट्रेड जितना भी होगा वो भी ईस्ट इंडिया करेगी। बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी कि बाकी और भी कंपनी कर सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट 1813 में आता है, मिशनरीज, ब्रिटिश मिशनरीज या क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे वेस्टर्न एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब पहले पहले से क्या देखो, जब से कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्वेड करती है, जैसे मुगल्स आए, उससे पहले टर्किश आए, या फिर आप दिल्ली सल्तनत का पीरियड देखोगे, कहीं सॉफ्ट तरीके से, कहीं प्रेशराइज तरीके से दूसरी कंट्री को रिलीजियसली अपनी तरफ कन्वर्ट करना ईजी कर चाहते हैं। इससे क्या होगा भाई, जैसे देखो, अभी हम इंडियंस है तो हमारा रिलीजन बिल्कुल अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारा फूड अलग है, हमारे क्लोथिंग अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, सब चीज़ अलग है। बट अगर हम उसको कन्वर्ट करके या तो क्रिश्चियन कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि उनकी माइंडसेट सेम हो जाएगा, एजुकेशन सेम होगी, तो वो ट्रेड करेंगे, कपड़े भी हमारी तरह पहनने शुरू करेंगे ब्रिटिशर्स की तरह। ठीक है, पढ़ाई ब्रिटिशर्स की तरह करेंगे, फूड भी फिर ब्रिटिशर्स की तरह करेंगे। तो इससे क्या होगा, कन्वर्जन से ट्रेड में बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए मिशनरीज को बोला। और जाहिर सी बात है, जब एक ही रिलीजन के लोग होंगे साथ में, तो कंट्री को रूल करना भी इजी होगा, तो इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भी भेजा गया। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये सेंट्रलाइज करने की, मतलब पावर को सेंट्रलाइज करने की आखिरी स्टेप थी। किसकी पावर को सेंट्रलाइज करने की? ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इससे सारी पावर को लेना चाहती है ये कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हमारा 1857 का रिवोल्ट होगा, 1857 के रिवोल्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमको देख रही होगी, मतलब हम ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम होंगे उस तब तक। जब 1857 का रिवोल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका चार्टर वार्टर सब खत्म कर देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड खत्म होगी, सारा गवर्नमेंट टेक ओवर ले लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर हम क्राउन के कंट्रोल में हो जाएंगे, क्राउन के कंट्रोल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज करने का आखिरी स्टेप था, सेंट्रलाइज कर दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहला कौन था? लॉर्ड विलियम। इससे इससे पहले था वेरिंग हस्टिंग। ठीक है, इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग था, वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब इसको बंगाल को खत्म करके अब इंडिया का बना दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही रेयर है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ये, बट हाँ ज़रूरी है क्योंकि वनडे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो पहला वाला जो था वो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या बनेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आएगा वॉइस रॉय, इसके बाद वॉइस रॉय शुरू हो जाएगा। तो तीन हमें याद रखने हैं, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कैनिंग, ये तीन आएंगे, अभी बताऊंगा मैं। तो ये तीन याद रखना। ठीक है, विलियम बेंटिक इसका नाम याद रखना। अब जो लॉ बनेंगी वो प्रीवियसली एक्ट थे, अब जो बनेंगे वो रेगुलेशंस बनेंगे। जैसे ये ना चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ ये, अब अगले वाले जो आएंगे वो रेगुलेशंस आएंगे, दिस मेड वो एक्ट। अब कॉमर्शियल ट्रेड खत्म कर दिए, प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट बॉडी रह गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक और काम शुरू किया, सिविल सर्विस का एग्जाम शुरू कर दिया था। हालांकि सिर्फ पेपर पे हुआ, अभी शुरू नहीं होगा, बाद में जाके होगा अभी। पर हाँ, रूल्स में या कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी में ये शुरू बोल दिया कि अब आप सिविल सर्विस का एग्जाम्स भी कंडक्ट करा सकते हो, ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन का सिस्टम सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था, अगर किसी को ना पता हो तो।
अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, 30, 13, 33 और 53, तीन हो गए चार्टर एक्ट। ठीक है, इस ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसके बाद नहीं आया क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हो जाएगा, रिवोल्ट के बाद पावर कौन ले लेगा, क्राउन ले लेगा, तो एक्ट आएगा नहीं ये वाला, इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, सबसे पहले ये लास्ट एक्ट है, ये याद रखना है। फिर ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में सेपरेट करता है कि भाई तुम अलग काम करो, तुम अलग काम करो। ठीक, एक सेपरेट बनाता है गवर्नर जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है गवर्नमेंट, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, 6 मेंबर होते हैं जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है, मतलब भारतीयों का भी कोई रिप्रेजेंटेशन था इसमें। इस काउंसिल को बोला गया है मिनी गवर्नमेंट, सॉरी मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, ओपन कंपटीशन शुरू हुआ है, मैकेले कमेटी आई थी जिसने सिविल सर्विसेज अपॉइंट की 1854 में। अच्छा, 1833 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई तुम सिविल सर्विस का एग्जाम करवाना शुरू करो, बट शुरू कब हुआ, 1854 में। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1854, ओ सॉरी 1858। 1857 में रिवोल्ट हो गया है, तो गवर्नमेंट को ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर सारी ले ली है क्राउन ने। किसने ले ली है, क्राउन ने ले ली है। और अब जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इंडिया की गवर्नमेंट के लिए जो एक्ट आ रहा है वो है 1858 का गुड गवर्नेंस का एक्ट आया है। क्यों आया, कि इससे पहले जो भी रिप्रेशंस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए, तो उसको ओवरकम करने के लिए, कि देखो जो पहले का चल रहा था ठीक है, अब हम अच्छा गवर्नमेंट करेंगे, आपको अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, इसलिए हम आपको एक नया एक्ट ला के देते हैं। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो है ना, वो हटा दिया, वो हटा दिया, अब इसकी जगह पाया वॉइस रॉय। पहला वॉइस रॉय कौन है, कनिंग, ये याद रखना। सिस्टम और डुअल गवर्नमेंट एंड कर दी, वो कोर्ट ऑफ लॉ और ये वो बनाया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग करी थी, वो सब हटा दिया। एक नया ऑफिस शुरू किया है, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, लंदन में ही बैठता है, पर ये है ना ऑफिस लंदन में ही है। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होंगे। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये बिगिनिंग होती है इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएटिंग इंडियन विद लॉ मेकिंग। भाई अब भारतीयों को भी लॉ में धीरे धीरे, अब क्योंकि क्या है ना, जैसे 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, उससे पहले छोटी छोटी अलग अलग लोकल और स्टेट लेवल पे, जैसे इंडियन लेजिस्लेचर बन गई थी, एसोसिएट्स बन गए थे, जो कि धीरे धीरे अर्ज कर रहे थे कि हमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट बनाने में या फिर गवर्निंग करने में। ठीक है, और जो कुछ कुछ बड़े पॉलिटिशियंस थे वो पढ़ लिखे गए थे, वो ईस्ट इंडिया, वो ब्रिटेन चले गए थे, तो उन्होंने देख लिया था वहाँ सिस्टम कैसा होता है। दादा भाई नरूजी इनमें से एक एग्जाम्पल है। लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया कि भाई जो ब्रिटिश और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, वो अपनी लेजिस्लेचर की पावर को कंटिन्यू कर सकती है। पहले बोला था ना पीछे वाले में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सब सबॉर्डिनेट कर दिया है बंगाल प्रेसिडेंसी के नीचे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी इनके लिए चीजें करती थी, बट अब ये हटा दिया कि आप लेजिस्लेचर का काम कर सकते हो। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि ये पावर, जैसे अभी ना गवर्नमेंट जब आप पढ़ोगे तो स्टेट को सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कि इस सेंटर इस पर रूल बनाएगी, स्टेट इस पर रूल बना सकती है, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं। इस तरह से एक पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया कि ये मिनिस्टर इसका होगा, वाटर का होगा, ये मिनिस्टर पानी का होगा, ये मिनिस्टर एग्रीकल्चर का होगा, ये मिनिस्टर वॉरफेयर का होगा। इस तरह से मिनिस्टर बना दिया, सबकी पावर को कंट्रोल कर दिया कि भाई ये तुम कर सकते हो। और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर थी वॉइस रॉय पे। वॉइस रॉय सबसे हेड है यहाँ, मतलब कह सकते हो सुप्रीम पावर है वो यहाँ पे। वॉइस रॉय पे ऑर्डिनेंस करने की, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है कि मतलब कोई एक्ट या फिर कोई रेगुलेशन या कोई रूल, लॉ कुछ भी बनाओ, अगर वॉइस रॉय चाहे तो वो ऑर्डिनेंस ला सकता है और सबको ओवर उसको खत्म भी कर सकता है, नया कुछ बना भी सकता है, उसको ऑर्डिनेंस बोलेगा क्योंकि वॉइस रॉय बना रहा है। उसके लिए उसे किसी की परमिशन चाहिए न, पार्लियामेंट से कोई राय चाहिए, वो जो कर सक मन है उसका वो करेगा। ठीक है, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें नंबर जो थे इंडियंस के काउंसिल में वो बढ़ा दिए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफिशियली बढ़ा दिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस बढ़ा दिए हैं, पावर का जो डिस्कशन, आप बजट बजट पर आप डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते बट डिस्कशन कर सकते हो। फिर मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है तो इसलिए पढ़ लो इसको, मतलब ये 1909 का देखो। इसको बोला गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये दोनों बंदे अलग अलग है, मॉर्ले मिंटो
लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, याद है, सेक्रेटरी स्टेट वो लंदन में बैठता था बंदा जो सारी चीजें ध्यान देता था, ईस्ट क्राउन को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे जाके बात कर सकते हो। और लॉर्ड मिंटो वाइस राय, ये दोनों सुप्रीम पावर है उस समय। ये भी हेड है, ये भी हेड है, ये लंदन में हेड है, और ये लॉर्ड मिंटो ये इंडिया में हेड है। ये स्टेट का सेक्रेटरी है, ये वाइस राय है। इन दोनों ने मिलकर एक एक्ट लेके आए हैं ये, इसलिए इसे बोला गया है लॉर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ा दी है, प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ा दी है। सेंटर मतलब वही जो प्रेसिडेंसीज है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और जो नॉन प्रोविंशियल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रिंसली स्टेट है, उसमें भी कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन तो ब्रिटिशर्स का ही था ना। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब इन मेंबर्स को बोला गया भाई तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ से बजट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछने की अनुमति है, यहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बजट से लेके और किसी और चीज से लेके। एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस पहली बार काउंसिल और गवर्नर के बीच में एग्जीक्यूटिव लेवल पर दिखे हैं। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये पहले वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने थे, बाद में ये भी रिजाइन कर देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या करता है, सेपरेट इलेक्टोरल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्यों ये पूछा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसने मुस्लिम मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, इसको बोला गया फादर ऑफ कम्युनलिज्म। इलेक्ट्रोल मतलब ब्रिटिश टाइम में जैसे अभी क्या है, इंडिया में किसी का इलेक्शन है, उस एरिया की पूरी जनता उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेगी। मान लो किसी एरिया में दो लोग खड़े हैं, 60% या 51% जनता ने एक को वोट किया, या जिसके पास भी ज्यादा वोट आ गए वो जीत जाएगा, इररिस्पेक्टिव वो कौन से धर्म कास्ट से बिलोंग करता है ना। बट यहाँ ब्रिटिशर्स की एक नीति है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल। तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ते रहे। तो उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरल करके एक रिफॉर्म लेके आया, उसमें क्या था कि कोई एरिया जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है, प्लस हिंदू पॉपुलेशन भी है, बट मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब उस एरिया में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता है, हिंदू वोट नहीं दे सकता। या इसको कुछ कुछ और भी समझ सकते हैं, मान लो कोई मुस्लिम है प्लस क्रिश्चियन समझ लो आप, है ना, जो भी समझना चाहो। तो इसका मतलब है मुस्लिम मेंबर इलेक्ट होगा, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स दे सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इससे क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी अलग होने लगेगी, हिंदू मेजोरिटी अलग होने लगेगी। तो ये एक तरह से कम्युनल इलेक्ट्रोड को लेके आता है। आगे चल के अम्बेडकर साहब भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं कि हमें दलित का अलग से सेपरेट लुक चाहिए, पर गांधी जी इसको अलाउ नहीं करने देते। वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्ट में क्या है, इन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में मॉर्ले मिल्टो रिफॉर्म लाए थे, ये सेपरेट इलेक्ट्रोड लेके आया था। बस एक मेजर चीज इसमें ये याद रखने वाली है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेगू क्लिम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड वॉइस रॉय। ठीक है, ये सेम पुराने जैसा ही है। अब इसने क्या है, इसने डायरेक्टली एट प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस पर डबल सिस्टम शुरू कर दिया। प्रोविंसेस जो छोटे राज्य थे, छोटे स्टेट्स थे, उनको गवर्न करने के लिए प्रोविंसेस को डायरेक्टली डुअल सिस्टम या डबल गवर्नमेंट भी बोला गया, डबल गवर्नमेंट शुरू कर दी थी। मतलब सेंट्रल स्टेट टाइप जैसी होती है अभी, जैसे इंडिया में चल रही है कि सेंट्रल लेवल पे एक काम करेगी, स्टेट लेवल पे एक काम करेगी, वैसे ही कोई प्रोविंस है, उस प्रोविंस में भी डबल गवर्नमेंट शुरू कर दी है। अब सब्जेक्ट ट्रांसफर होने लगे हैं। ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये गवर्न करेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ सब्जेक्ट्स है, मान लो वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, ये सब कोई भी सब्जेक्ट है जो ट्रांसफर्ड हो सकती है, वो तो गवर्न करेंगे मिनिस्टर्स, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ जो रिजर्व सिस्टम्स है, जैसे मतलब टैक्स हो गया, है ना, ये जो रिजर्व है जो गवर्नर अपने हाथ से किसी को नहीं देगा, वो गवर्नर काम करेगा उसके ऊपर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसकी हेल्प करेगी, ये तरह से बोला गया है। बाई कैमरलिज्म लेके आया ये एक्ट, जो है बाई कैमरलिज्म लेके आया, डायरेक्ट इलेक्शन लेके आया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दो में डिवाइड हुई, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब याद रखना, जो आज हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें भी है अपर हाउस, जिसको बोलते हैं हम राज्यसभा, जो डिसॉल्व नहीं होती, और लोअर हाउस, ठीक है, जिसे बोलते हैं लोकसभा,
जो डिजोल्व हो जाती है हर 5 साल में। ठीक है, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये इससे कॉन्सेप्ट लिया हमने। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया, तो ये याद रखना। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 लेवल की गवर्नमेंट शुरू हुई, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया इसके लिए, ये भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में। अब सेक्ट पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल था, अब सेपरेट इलेक्टोरल आया सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियंस के लिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियंस के लिए 2 रिजर्व सीट रखी थी। ठीक है, अब ये सीट हटा दी गई है क्योंकि अब एंग्लो इंडियंस है नहीं। एंग्लो इंडियंस कौन है, कोई भी यूरोपियन यहाँ रहा। अब यूरोपियन जब यहाँ आए थे तो काफ़ी सारे यूरोपियंस आए थे, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आए थे आपके डच, फिर आए थे आपके मान लो ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, ये सब आए थे, है ना। अब इन सब ब्रिटिशर्स को इन सबको बोला गया यूरोपियन। अब जो जो भी यूरोपियन यहाँ है और उसने किसी भी इंडियन के साथ शादी करके चाइल्ड मतलब बॉर्न हुआ उनका, तो वो हो गए एंग्लो इंडियंस। एक नया ऑफिस बनाया हाई कमिश्नर का लंदन में। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू हुआ 1926 में। सेपरेट बजट प्रोविंस के लिए और सेंट्रल लेजिस्लेचर के पहली बार शुरू हुआ है। और एक स्टैट्यूटरी कमीशन शुरू की गई है, अपॉइंट कर दिया अभी से कि अब जैसे अभी ये एक्ट आया है, इस एक्ट को 10 साल देखेंगे कैसे चल रहा है। 10 साल बाद इसके जो भी रिव्यू होगा, रिव्यू करने के लिए एक कमीशन आएगी, साइमन कमीशन। वो साइमन कमीशन इसे देखेगी। ठीक है, तो ये अभी से अपॉइंट कर दिया है, ये अपॉइंट हुए 1927 में। अभी इस पे बवाल होगा, आगे देखते हैं। साइमन कमीशन आती है 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन आई थी कि अभी तक जितने एक्ट आए हैं, गवर्नमेंट एक्ट आए हैं, ठीक है, उसको रिव्यू करने के लिए आई थी। और इसको रिव्यू करके अच्छा बुरा जो भी देख के आगे का कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। ठीक, अब साइमन कमीशन को सबने बॉयकॉट करा। बॉयकॉट क्यों किया, कि भाई देखो देश इंडियंस का है, क्योंकि देखो अब 1927 का टाइम आ गया है, तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, नेशनल एक्टिविटीज हमारे देश में बढ़ने लगी होंगी। इस समय सब कुछ चल रहा है। ठीक है, गांधी जी आ चुके हैं, नेशनल मूवमेंट हो चुका है, काफी सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं इस समय। अब ये सब चाह रहे हैं कि भाई जब दो इंडिया की गवर्नमेंट को रूल करने के लिए आप आए हो तो यहाँ इंडियन होना जरूरी है इस कमीशन में, वही तो बता पाएगा सही गलत। पर यहाँ पे ये जो भी थे 7 मेंबर्स की कमेटी थी, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, कोई इंडियन नहीं था इसमें। ठीक है, सब इंग्लिश मैन थे। ठीक, सब इंग्लिश मैन थे, और जो हेड करा था उसका नाम था सर साइमन। तो ये आया था, मैंडेट किया गया था 1919 में, कंडीशन देखने के लिए क्या चल रहा था। 7 मेंबर की कमीशन थी, कोई इंडियन था नहीं इसमें। इसने बोला कि डायरेक्टरी को खत्म करो। ठीक है, फेडरेशन को शुरू करो, और कम्युनल इलेक्टोरल को और बढ़ावा दिया इसने, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, ऐसा इसने बोला। कमेटी की इनकॉर्पोरेट किया गया 1935 में। ठीक है, जो अगला एक्ट आएगा उसमें इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया था। इसी में छोटा सा इंसिडेंट था कि ये साइमन कमीशन पूरे देश देश में जा रही थी। जब ये लाहौर गई, ठीक है, तो पंजाब में, पंजाब वाला लाहौर तब पंजाब का पार्ट था ना पूरा, सेंट्रल पंजाब था उस समय, जब अनडिवाइडेड इंडिया की बात चल रही है। तो लाला लाजपत राय वो इसको मतलब पीसफुली, बोल तो पीसफुली था, पीसफुल बॉयकॉट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो साइमन कमीशन के विद्रोह में उसी जगह में उनको लाठी मारी गई और उनकी हत्या हो गई थी कुछ दिनों बाद। तो उसी का लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने कैबिनेट में बम फोड़ा था। ठीक, तो ये हम जब इंडिया वो पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन, और 15 अगस्त को हम छोड़ के चले जाएंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, 2 डोमिनेशन बने, इंडिया और पाकिस्तान। अबोलिश कर दिया है वॉइस रॉय का हाउस, खत्म कर दिया। और ये जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हाउस है, ये दोनों खत्म कर दिए कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर दी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही हमारे देश में आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। इसको पूरी पावर दी है कि भाई तुम बनाओ अपने हिसाब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पहले से ही इलेक्टेड हुई थी, है ना, इलेक्टेड बॉडी है ये। ठीक है, एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और आप अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्री को इटसेल्फ इंडिपेंडेंस एक्ट अपने हिसाब से बना सकते हो। अब जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी थी वो खत्म हो जाएगी, मतलब जो भी एक्ट आ रहा था कि क्राउन के नाम पे, क्यून के नाम पे, वो सब खत्म हो जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का और गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉमिनल है, आप अभी तक रखना चाहो है रखो, हटा दो, जो तुम्हारा मन है वो करो।
टाइटल ऑफ एम्पर ऑफ इंडिया ये हटा दिया, अब आगे से नहीं आएगा। जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो लास्ट जो गवर्नर जनरल बचा था ब्रिटिश इंडिया का, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा देश आज़ाद होगा और कॉन्स्टिट्यूशन बन रही 1947 से लेकर 1950 के बीच में, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, उस बीच में हमारे जो गवर्नर इंडियन के जो इंडियन बनाए थे गवर्नर जनरल, इंडियन फर्स्ट इंडियन, वो थे सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, आपको भाई दो क्यों बनाया, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तो 3 साल बाद इंप्लीमेंट हुआ था ना, 3 साल के लिए तो कोई होना चाहिए, वो था हमारा सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, देखो अभी इतना ही है, आगे दूसरे क्लास लेके आता हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए, व्हाट यू लाइक टू इम्प्रूव इन दिस सेशंस, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम और आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।